ओके स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। हमारा ई कॉमर्स चैप्टर चल रहा है। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, HTML की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी होगी। अब बढ़ते हैं आगे के चैप्टर में, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अभी तक हम लोग ने डिस्कशन किया था ई कॉमर्स डेफिनेशन के बारे में। मैंने कहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स, उसके बारे में हमने बात किया था। उसके बाद हमने दोस्तों बात किया है एडवांटेजेस के ऊपर ई कॉमर्स के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। और पिछले लेक्चर मैंने एडवांटेजेस तक पढ़ा के छोड़ दिया था, अभी डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर एक चीज़ में रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ई कॉमर्स में भी कुछ एडवांटेजेस है हमारे सामने, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर है सेटअप कॉस्ट। द सेटअप ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, द constant मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑल क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो हमने पढ़ा सेटअप कॉस्ट आज के डेट में बहुत ही बड़ी चीज होती है दोस्तों। आज कोई भी चीज का सेटअप करना, और खास करके जो कंप्यूटर रिलेटेड है, जो ऑनलाइन है। आज हम भी ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो हमको भी पूरा ऑनलाइन का एक सेटअप बिठाना पड़ता है। तो जब जब भी हम लोग सेटअप बिठाते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, तो हार्डवेयर भी उतना इम्पोर्टेंट लगता है और सॉफ्टवेयर भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों का सेटअप कहीं ना कहीं बिठाना पड़ता है। अगर आप अपना ई कॉमर्स प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो, अपना प्रोडक्ट प्रोफेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हो, ग्लोबलाइज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, तो आपके पास भी एक प्रॉपर हार्डवेयर सेटअप होना चाहिए और एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो उसको काम करता है, या उसके रिलेटेड वेबसाइट वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए। आपके पास कुछ एम्प्लॉयज होने चाहिए, आपको उसको सैलरी देना पड़ता है। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली मेंटेनेंस का खर्चा भी रहता है। अगर हम घर में कोई भी मान लो कि AC वगैरह परचेज करते हैं, तो उसको मेंटेनेंस का भी खर्चा लगता है। हर 4 महीने में, 5 महीने में उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। उसी तरीके से हम लोग घर में, हमारे पास कुछ बाइक, कार या कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है जिसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है हम लोगों को बार बार। तो यहाँ पर भी अगर कोई भी जो प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करता है, तो उसको भी अपना सेटअप बिठाने के लिए उसको नेटवर्किंग कराना पड़ता है सारे कंप्यूटर का। हार्डवेयर प्रॉपरली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर उसको कस्टमाइज करवाना पड़ता है। उसके बाद उसके कुछ एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं जिसकी उसको सैलरी देनी पड़ती है। एक अच्छा सा ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है उसको, और हर हार्डवेयर का एक मेंटेनेंस उसको रखना पड़ता है। तो ये सारे बहुत ही एक्सपेंसिव खर्चे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है ई कॉमर्स का। उसके बाद फिजिकल प्रेजेंस, दिस लैक ऑफ पर्सनल टच कैन बी डिसएडवांटेज फॉर मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग और द ज्वेलरी बिजनेस। आपके सामने है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट के कुछ उन लोग ने एग्जाम्पल दिए हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग और द ज्वेलरी बिजनेस। देखिए फिजिकल प्रेजेंस, ये अगर आप मार्केटिंग करते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है और प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो और आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है, तो आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा सा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार बेच दिया बात खत्म हो गई। हमको उसको लाइफ टाइम कैसे चले, जहाँ तक हमारा बिजनेस चल रहा है वहाँ तक हमको वो कस्टमर की ज़रूरत रहती है, और वो ही कस्टमर के थ्रू वो किसी और को लेके आएगा, वो किसी और को लेके आएगा। तो ये पूरा एक मार्केट चेन बढ़ता है। तो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट में फिजिकल प्रेजेंस होता है, मगर ई कॉमर्स मार्केट में ये कहीं ना कहीं छूटता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि आज किसने प्रोडक्ट परचेज किया है हमको पता नहीं है,
किसने सर्विस हमसे ली है हमको पता नहीं है, हमने सिर्फ सर्विस दिया है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया है, बात खत्म हो गई। फिर वो दूसरी बार प्रोडक्ट लेगा भी नहीं, वो पता नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत, हमने उसको देखा नहीं, उसने हमको देखा नहीं। तो ये काफी डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स में। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज रहा था सेटअप कॉस्ट का, सेकंड फिजिकल प्रेजेंस का, थर्ड सिक्योरिटी का। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स में, सिक्योरिटी। देखिए कैसा भी अगर सेटअप हो, तो अगर उसकी सिक्योरिटी कमजोर होती है कहीं ना कहीं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ई कॉमर्स में, क्योंकि ये हमारा नाम कहीं ना कहीं खराब कर सकता है हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा रिमेन बिग कंसर्न विद द कस्टमर्स। अगर आप लोग आईटी पढ़ रहे हो, बराबर है, तो आप लोगों को एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि सर्वर पर, जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर पर कोई भी चीज कभी भी सिक्योरिटी नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हो? सही बता रहा हूं। वेब सर्वर टोटली ओपन है, वहां पे कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं है। वेब सर्वर पर सिक्योरिटी है, सबने अपनी अपनी वेबसाइट को सिक्योरिटी दिया है। वेब सर्वर पर सिक्योरिटी नहीं है। जैसे पूरा मलाड ओपन है, मलाड का कहीं पे भी गेट नहीं है, बराबर है। सबने अपने अपने बिल्डिंग में गेट दिए हैं, सबने अपने अपने घर में गेट दिए हैं, घर के दरवाजे है, बिल्डिंग के दरवाजे है, बिल्डिंग का गेट है, ठीक है। कुछ एक एरिया रहेगा, उस एरिया का गेट है, कुछ चाली का गेट है, तो सबका अपना अपना गेट है। तो उसी तरीके से सर्वर टोटली ओपन है। तो कुछ वेबसाइट की सिक्योरिटीज है, अब वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की सिक्योरिटी है। देखिए सिक्योरिटी की बात चली है तो मैं आप लोगों को थोड़ा और डीप में लेके जाता हूं आपको समझाने के लिए। 3 टाइप की सिक्योरिटी होती है। फर्स्ट होता है नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी, बराबर है। दूसरा होता है डिवाइस लेवल सिक्योरिटी, यानी हमारे जो डिवाइस है उसमें हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। और थर्ड होता है एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी। नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी जो वेबसाइट में हम देते हैं। उसके बाद डिवाइस सिक्योरिटी, हमारे डिवाइस में हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फायरवॉल वगैरह। उसके बाद है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, हमारे एप्लीकेशन में हम सिक्योरिटी देते हैं। तो ये सिक्योरिटी 3 टाइप की, आपके यहाँ पे दिया नहीं है, बात निकली है, नेटवर्किंग का टॉपिक है तो बता दिया। तो सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है। अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है ये काफी मायने रखता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पे उसका डेटा डालता है, क्रेडिट कार्ड का डेटा डालता है या डेबिट कार्ड का या कोई भी XYZ डेटा डालता है, तो ये डेटा कहीं पे लीक ना हो जाए या कोई हैकर आपकी वेबसाइट से वो डेटा चुरा ना ले, उसका आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए आपको सिक्योरिटी काफी हाई रखनी पड़ती है और उसको मेंटेन काफी अच्छे से करना पड़ता है आपके डेटाबेस को, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स में। फर्स्ट हो गया सेटअप कॉस्ट, सेकंड फिजिकल प्रेजेंस, थर्ड हो गया सिक्योरिटी, फोर्थ हो गया गुड्स डिलीवरी। देयर में अराइव सम प्रॉब्लम विद द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर, even of the even after the order is placed there can be a problem with the shipping, delivery, mix-ups, etc. This leaves the customers unhappy and dissatisfied. कभी कभी होता है कि शिपिंग लेट हो जाती है, हमको जो टाइम बोला गया है उस टाइम के कुछ दिनों के बाद तक हमारे प्रोडक्ट्स नहीं आते, या तो हमने एड्रेस बराबर दिया है और उस एड्रेस पे उस बंदे को कुछ मिला नहीं है, आगे पीछे हो गया है,
उसने प्रोडक्ट को रिफ्यूज कर दिया यानी फिर से लेके गया और वापस हमारे पास आने में वापस एक कुछ वीक लग गया। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गुड्स डिलीवरी के, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया है तो विथ इन कुछ वीक आपके वहाँ पे लोग आने शुरू हो जाते हैं वेबसाइट पर और परचेस करना शुरू हो जाते हैं। और आपने जो कमेंटमेंट दिए वेबसाइट पर के विथ इन 7 डेज विथ इन 10 डेज आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ये कमेंटमेंट के लिए आप लोगों को कुछ स्टाफ भी एक्सेस अच्छे से होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए और आपके गुड्स की डिलीवरी भी अच्छे से होनी चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर आपको 4 डिसएडवांटेज दिए हैं। सेटअप कॉस्ट, फिजिकल प्रेजेंस, थर्ड है सिक्योरिटी और फोर्थ है गुड्स डिलीवरी। ठीक है, तो आप लोगों को ये खास ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अंदर से एफआई भी लिया जा सकता है, एमसीक्यू लिया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे पे कुछ भी नहीं पढ़िएगा, एक्सरसाइज तो पढ़ना ही है आपको, प्लस आप लोगों को चैप्टर के अंदर से भी पूरा पढ़ना है, ताकि ये एमसीक्यू में ये एक दिक्कत होती है क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर में ऐसा होता है कि हम खुद से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू में कहीं से भी पूछते हैं और जो उसके रिलेटेड आंसर है वो ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, टाइप्स को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसके पहले जो सिलेबस था उसमें क्लासिफिकेशन नाम दिया था, यहाँ पर टाइप्स दिया है। ठीक है, काफी इजी है। इसके कुछ पार्ट आपको ओसी में भी आया होगा, ई कॉमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो 4 क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, यानी 4 टाइप से ई कॉमर्स के। पहला है आपके यहाँ पे जो सिलेबस में दिया है मैं उसके मुताबिक नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट आता है बिजनेस टू बिजनेस क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है कंज्यूमर टू बिजनेस क्लासिफिकेशन, और चौथा आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, यानी बी टू बी, बी टू सी टू बी और सी टू सी। समझ में आया? 4 क्लासिफिकेशन होते हैं ई कॉमर्स के। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। आपके यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे दिया है सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो। द मोस्ट common participants in e-commerce are business, administration, government, and consumer. The primary e-commerce types are as follow: business to consumer. आज की डेट में जो सिनेरियो है उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, इन B2C मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर, समझने वाली बात है भाई, नाम से ही पता चलता है बिजनेस टू कंज्यूमर। हम किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई कहाँ से हम कुछ परचेज करते हैं, उसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। इन B2C मॉडल, बिजनेस सेल्स its product directly to a customer. A customer can view the product shown on the website. The customer can choose a product and order the same. The website will then send a notification to the business organization via email, and the organization will dispatch the product, dispatch यानी निकालना, dispatch the product or goods to the customer. This B2C, business to consumer business are online retailers, इसको कहा जाता है ऑनलाइन रिटेलर्स। एग्जाम्पल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, आपको भी समझ में आता है। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर का कुछ उन लोग ने चित्र दिया है। फर्स्ट है कस्टमर, उसके बाद जाता है ऑनलाइन स्टोर पर, ऑनलाइन स्टोर यानी वेबसाइट पर जाता है। उसके बाद उसके कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ ऑफर्स पे जाता है, उसको अच्छा लगता है तो वो पेमेंट कर लेता है,
और एक्सपेडिशन यानी गुड डिस्पैच करता है। एक्सपेडिशन का मतलब होता है जो गुड्स उन लोगों को पता चला है कि ये कस्टमर का ये गुड्स है, तो उन लोग गुड्स डिस्पैच करने में भेज देते हैं और फिर बाद में डिलीवरी आपको आ जाता है। तो ये पूरा बिजनेस टू कंज्यूमर एकदम ही इजी है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में आया तो। कोई भी जरा भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि चीज होती क्या है। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर ये एक हो गया। सेकंड, बिजनेस टू बिजनेस इन B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे दो बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, इन B2B मॉडल सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू एन intermediate buyer who then sell the product to the final customer. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक होलसेलर है और बीच में एक रिटेलर है और थर्ड है कस्टमर। तो होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। तो रिटेलर होलसेलर से कुछ प्रोडक्ट परचेस करेगा, रिटेलर भी अपना बिजनेस करता है, होलसेलर भी अपना बिजनेस करता है। होलसेलर रिटेलर को कुछ प्रोडक्ट सेल करेगा, रिटेलर होलसेलर से कुछ प्रोडक्ट परचेस करेगा। होलसेलर और कस्टमर के बीच में जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बायर होता है। ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे भी होलसेलर का ही दिया है। होलसेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फ्रॉम अ कंपनी वेबसाइट and after receiving the consignment sell the product. Final customer who comes to buy the product at one of it retail outlets. ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर है टाटा कम्युनिकेशन। कोई और भी हम चीज ले सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस में। होलसेलर की जैसे मैंने बात किया, फॉर एग्जांपल एक फैब्रिक, एक शर्ट का होलसेलर है जो फैब्रिक सिर्फ कपड़ा बेचता है, शर्ट बनाकर बेचता है एक होलसेलर। पर उसकी ऐसी डिमांड होती है कि एक साथ में आपको 50 शर्ट ले लेना है या 100 सेट लेना है। तो रिटेलर क्या करेगा, उससे वो कंसाइनमेंट पूरा उठाएगा 50 या 100 शर्ट का और अपने स्टोर पे स्टोर करेगा, अपने स्टोर पे स्टॉक रखेगा। उसके बाद में जो भी रिटेलर, जो भी कस्टमर आएगा उस कस्टमर को एक दो पीस ऐसे बेचते जाएगा। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद में है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, भाई मैं भी ने भी कुछ चीजें लिया था, मुझे भी कुछ चीजें बेचनी है, मगर मेरा ई कॉमर्स से कोई नाता नहीं है, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे कुछ बेचना है, उस वो भी एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ, एग्जांपल भी दे देता हूँ। कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में यानी OLX, आपने नाम सुना ही होगा OLX का, मतलब दो कंज्यूमर के बीच में जो बातचीत करवा देता है दो कंज्यूमर के बीच में। तो ये ई कॉमर्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी क्लासिफिकेशन होता है, कुछ पढ़ लेते। इन C2C मॉडल कंज्यूमर हेल्प्स consumer to sell their assets like residential property, cars, motorcycle, etc. Rent a room by publishing their information on the website. Website may or may not charge the consumer for its service. वेबसाइट के ऊपर है, अगर वो थोड़ा परसेंटेज इंटरमीडियरी यानी एजेंट यानी ब्रोकरेज चार्जेस लेगा या नहीं भी ले सकता है, वो तो वेबसाइट के ऊपर है। फॉर इट्स सर्विस, एग्जाम्पल OLX, जैसे मैंने आपको बताया OLX, क्विकर ऑनलाइन ऑक्शन, quicker.com कार के लिए, सभी के लिए। उसके बाद ऑनलाइन ऑक्शन। तो ये हो गया C2C।
यानी जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया वो एक कंज्यूमर टू दूसरे कंज्यूमर को मिलाता है भाई। क्या हमारी आप वेबसाइट पे आइए, आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर है जिसको कुछ परचेस करना है, यार बहुत सारे कस्टमर है जिसको कुछ सेल करना है, तो आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा डेटा। तो ये हो जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस होता क्या है? पढ़ लेते, थोड़ा हिंट दे दूं। कंज्यूमर टू बिजनेस, देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस का एक एग्जांपल यहाँ पर है कि नहीं मुझे नहीं पता है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं फ्रीलैंसिंग वर्क करूंगा। अभी फ्रीलैंसिंग वर्क होता क्या है कि मैं फ्री में किसी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करूंगा, एक वेबसाइट डिजाइन करूंगा, ठीक है, ओके। अब मैंने एक फ्री में, मुझे उससे उसका कोई चार्जेस मुझे नहीं चाहिए और मुझे मिलेगा भी नहीं क्योंकि मैं फ्रीलैंसिंग वर्क करता हूँ। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करा कंपनी के लिए या वेबसाइट डिजाइन की, मैं वो कंपनी को वो वेबसाइट दिखाऊंगा, कंपनी को अच्छा लगा, कंपनी ने वो वेबसाइट ले ली, बराबर है, और फिर कंपनी ने मुझे उसमें ही हायर कर लिया अपनी कंपनी में कि ठीक है ये वेबसाइट का कोई भी टेक्निकल इश्यू होगा या वेबसाइट का कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो तू संभालेगा, ये तेरा डिपार्टमेंट। पर उसके पहले तो मैंने पूरी वेबसाइट रेडी की कंपनी के लिए, उसका मैंने कोई भी चार्जेस नहीं लिया, फिर कंपनी ने मुझे हायर किया उस बेस पे, तो इसको हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, समझ में आ रहा है? हम पढ़ लेते हैं। इन दिस मॉडल कंज्यूमर हैव प्रोडक्ट्स और सर्विस वैल्यू दैट कैन be consumed by business. For example, the comparison of interest rate of personal loan, car loan provided by various bank via website. A business organization who fulfills the consumer requirement with the specified budget approaches the customer and provide its service. For example, a blog can be written by an author for business to improve a sale of a product or eBay। अभी कुछ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को लिखना है, तो कुछ अच्छे लोगों को या कुछ उसके ऑथर को हम देंगे कि आप कुछ ये प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अच्छा लिखिए, ताकि अगर कुछ लोग पढ़ेंगे तो ये प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। तो C2B यानी कंटेंट मार्केटिंग, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंटेंट जिसके पास है वो अपना मार्केटिंग करता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास सॉफ्टवेयर बनाने का मुझे सॉफ्टवेयर बनाना आता है, वेबसाइट बनाना आता है, मगर मुझे मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो मैं किसी कंपनी के पास जाऊंगा, उसको फ्रीलैंसिंग में वर्क करके दूंगा और वो मुझे हायर कर देगा। तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। देखिए चार टाइप है, टाइप की बात कर रहा हूँ, ट्रेड साइकिल के बाद में आता हूँ। चार टाइप, चार क्लासिफिकेशन। फर्स्ट B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपके यहाँ पे हिसाब से जाना है यहाँ पे जाइए, मैं जो बता रहा हूँ वैसे जाना है वैसे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऊपर नीचे। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी B2C, C2B, C2B, ठीक है। फिर से B2B, सॉरी, बिजनेस टू बिजनेस B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B। आपको ये ध्यान रखना है कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन टाइप नहीं भी बोले और क्लासिफिकेशन बोले, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में वहाँ पे साइड में क्लासिफिकेशन भी लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको भी अच्छा रहेगा। अब आते हैं ट्रेड साइकिल पर। सबसे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स में है ट्रेड साइकिल।
ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि एक बार अगर किसी ने हमारे वहां से परचेस किया तो ये साइकिल घूमते रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सालों से हमारे किराने वाले होते हैं, उससे किराना लेते हैं, सालों से लेते हैं, हमारे दादा लेते थे, पापा लेते हैं, हम लेते हैं, तो ये सालों से किराना लेते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रेड साइकिल। यानी हम उनसे ही कुछ परचेस करते हैं, हमारा फिक्स है। हम दूध वालों से, हमारा दूध वाला फिक्स होता है तो उससे हम लेते हैं, ये फिक्स है। तो ये ट्रेड साइकिल कहीं ना कहीं होता है, यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग तरीके से बताया है, मगर उसका बेस वही होता, वही है। पढ़ लेते हैं। A trade cycle is the series of exchange between customer and supplier that take place when commercial exchange is executed. General trade cycle consists of following phases. देखिए 4 फेज है, पता नहीं, बता देता हूँ। हाँ, 4 फेज होते हैं ट्रेड साइकिल के, 4 फेज है, ठीक है। ये 4 फेज आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को FIB में भी ये फेजेस पूछे जाते हैं और MCQ 1 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर दो 4 फेज। फर्स्ट है प्री सेल, ठीक है। प्री सेल, अगर हम कस्टमर की तरफ से अभी सोचते हैं, सुनिए, हम अगर कुछ वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेप होता है, सर्च और नेगोशिएट। उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, प्री सेल में सर्च एंड नेगोशिएट फेसिस। ये फेस है सर्च एंड नेगोशिएट, ठीक है। सर्च करना और नेगोशिएट। अभी यहाँ पर नेगोशिएट कैसे करना है, हम किसी से बात करके नेगोशिएट नहीं करते। यहाँ पर नेगोशिएट करना है, हम उसी प्रोडक्ट को दूसरी या तीसरी वेबसाइट पे जाके कंपैरिजन करना है, उसको कहा जाता है नेगोशिएशन, नेगोशिएट, ठीक है। तो फर्स्ट प्री सेल में होता है सर्च और नेगोशिएट, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। FIB में पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ खास करके, और ये पूछा जाता है MCQ 1 में और MCQ 2 में भी पूछा जाता है कि प्री सेल के 2 फेसिस कौन से है। तो प्री सेल के 2 फेसिस है सर्च एंड नेगोशिएट। आपको थोड़ा घुमाऊं, ट्रेड साइकिल के फेसिस कितने हैं, तो ट्रेड साइकिल के 4 फेसिस है। प्री सेल के कितने फेस है, तो प्री सेल के 2 फेस है। कौन से फेस है, कौन से फेसिस है, सर्च एंड नेगोशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते, इट कंसिस्ट of 2 steps like search and negotiate. Customers search for require website for product to be purchased. In negotiate step, customer find a supplier who offers good quality product and cheaper price, and then customer agrees the term forward by supplier. देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम कस्टमर है, तो हम जो प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे सर्च करते हैं, उसी प्रोडक्ट को हम दूसरी तीसरी वेबसाइट पे सर्च करते हैं। हो सकता है एक वेबसाइट पे डिलीवरी चार्जेस लगाया हो सकता है एक वेबसाइट पे ना लगाया हो, तो हमारे कुछ पैसे, कुछ अमाउंट बच जाते हैं, तो हम उसी तरीके से नेगोशिएट करते हैं। सेकंड, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के 2 फेसिस है, ऑर्डर एंड डिलीवरी। आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर एंड डिलीवरी, अंडरलाइन कर दीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में, ऑर्डर एंड डिलीवरी। प्री सेल के 2 फेसिस, सर्च एंड नेगोशिएट। एग्जीक्यूशन के 2 फेसिस, ऑर्डर एंड डिलीवरी। दिस फेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। कस्टमर सेंड्स ऑर्डर फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट, हमको जो पसंद आया हमने ऑर्डर दे दिया, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑर्डर कस्टमर रिसीव द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, हमको डिलीवरी भी मिल जाती है। तो सेकंड एग्जीक्यूशन, सेकंड जो फेस है एग्जीक्यूशन, उसके 2 फेजेस है, ऑर्डर एंड डिलीवरी। अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा।
फिर है सेटलमेंट। सेटलमेंट में आता है पेमेंट। सेटलमेंट, सेटलमेंट में भी दो फेसेस है, इनवॉइस एंड पेमेंट। दिस फेस कंसिस्ट ऑफ इनवॉइस and payment. Invoice means customer will receive a bill for purchase product, and after confirmation of received product, customer will pay for the same. यानी कैश ऑन डिलीवरी होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी पेमेंट किया हो, किसी भी तरीके से पेमेंट किया है। तो सेटलमेंट यानी ये हो गया हमारा प्रोडक्ट डिलीवरी हो गया, उस प्रोडक्ट का हमने पेमेंट कर दिया और उस प्रोडक्ट का हमको बिल मिला। तो सेटलमेंट में दो फेसेस है, इनवॉइस एंड पेमेंट। उसके बाद है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में भी दो है, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज। देखिए ऐसा होता है कि मैंने मेरे घर पे जो भी एसी लिया था, तो एसी का 3 साल का वारंटी था, मुझे आफ्टर सेल्स वारंटी मिला था। यानी कुछ भी प्रोडक्ट्स एसी में कोई भी खराबी आती है 3 साल में, तो सर्विसिंग फ्री हो जाएगी और प्रोडक्ट के जो भी पैसे है वो मिनिमम 50% या 40% में खर्चा हो जाएगा पार्ट्स का। ठीक है, तो ये हो गया वारंटी। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, यानी मुझे 1 साल में 3 एसी की फ्री सर्विसिंग मिलेगी। तो ये हो गया आफ्टर सेल सर्विस। समझ में आया? तो आफ्टर सेल सर्विस के दो फेसेस है, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। इन वारंटी पीरियड कस्टमर विल गेट ऑल मेंटेनेंस सर्विस फॉर फ्री और एट मिनिमम कॉस्ट। देखिए कुछ लोग फ्री देते हैं, कुछ मिनिमम कॉस्ट। जैसे मैंने बोला मुझे 40% जितना मुझे पे करना होता है। फॉर एग्जांपल 500, फॉर एग्जांपल 1000 का अगर कोई भी एसी का कोई पार्ट्स अगर खराब हो जाता है और 1000 रुपये का वो पार्ट्स आता है, तो मुझे पे करना होता है सिर्फ 400 रुपया या सिर्फ 300 रुपया या सिर्फ 500 रुपया। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस मीन्स कस्टमर विल डू कंप्लेंट इफ एनी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड गेट मेंटेनेंस सर्विस फ्रॉम द सप्लायर। हमारे भी फोन, ईयरफोन, चार्जर, ये 2-3 महीने में वारंटी में होते हैं। अगर कुछ भी बिगड़ जाता है तो वो हमको रिप्लेस कर देते हैं या उसकी सर्विस कर देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस ऐसा ही होता है। तो हम फिर से रिवाइज कर देते हैं गाइस, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। प्री सेल में पहले तो ट्रेड साइकिल के 4 फेसिस, प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल सर्विस। प्री सेल में 2 फेसेस, सर्च एंड नेगोशिएट। एग्जीक्यूशन में 2 फेसेस, ऑर्डर एंड डिलीवरी। सेटलमेंट में 2 फेसेस, इनवॉइस एंड पेमेंट। आफ्टर सेल सर्विस में 2 फेसेस, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल्स में 2 फेसेस, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो ये हो गया पूरा आपका ट्रेड साइकिल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल आपका यहाँ पर हो गया है। ये उसके कुछ चार्ट दिया है। तो फर्स्ट में सर्च एंड नेगोशिएट, सेकंड में ऑर्डर एंड डिलीवरी, थर्ड में इनवॉइस एंड पेमेंट, आफ्टर सेल्स में आफ्टर सेल्स एंड वारंटी। अब एक टॉपिक है मोड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये मोड्स ऑफ पेमेंट हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। मुझे कोई घाई नहीं है पढ़ाने की या भगाने की, या मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा लूँ, या मैं एकदम धीरे धीरे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा एकदम ही आराम से। मैंने कहीं पे भी कुछ भी भगाया नहीं है। जहाँ पे भी जरूरत पड़ी है मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने की जवाबदारी आपकी है।
कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।